नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा चंद में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अकबर अपने अंतिम समय में जहांगीर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और उसके पहले सलीम अकबर के ही विरुद्ध शासन के लिए विद्रोह कर देता है, परंतु अंतिम समय पर वह विद्रोह को रोक देता है और अकबर अपनी मृत्यु से पहले जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो देखते हैं पहले इसके क्रम के बारे में। तो सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। इसका शासनकाल रहा है 1526 से 1530 ईस्वी तक। फिर इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं शासन करता है 1530 से 1540 ईस्वी तक। इसके बाद शेर शाह सूरी हुमायूं को भारत से खदेड़ देता है और सूर वंश की स्थापना करता है और यह 5 वंशों तक शासन करता है। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं। फिर हुमायूं पुनः मौका देखकर सूर वंश के शासक को पराजित कर पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है और 1 वर्ष तक शासन करता है। इसके बाद अकबर शासन करता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर इसके बाद जहांगीर शासन करता है। तो आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इतिहासकारों में इसके जन्म के दिनांक के विषय में मतभेद हैं। कोई 30 बताता है तो कोई 31, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि यह परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। इसके पिता का नाम अकबर तथा माता का नाम हरकाबाई जो मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसका मूल नाम सलीम रखा गया था। क्योंकि अकबर के कोई भी संतान नहीं हो रही थी तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से यह संतान हुई थी। तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसका नाम सलीम रख दिया था। अब देखते हैं जहांगीर की शिक्षा के बारे में। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। इससे जहांगीर ने अरबी, फारसी, विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था। और जहांगीर के विवाह के बारे में देखते हैं। जहांगीर ने 20 शादियाँ की थी। उसकी सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहाँ थी। तो हमें इसके 20 शादियों के बारे में नहीं पढ़ना है, नूरजहाँ के बारे में पढ़ना है। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। सलीम का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ और जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम या शाहजहाँ जो मुगल वंश का अगला शासक बनता है उसका जन्म हुआ। इसके बाद जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब ए जमाल से हुआ जिसकी गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखैल दासी से हुआ था। जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी मेहरुन्निसा से विवाह किया था जिसे बाद में नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहाँ की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था जो नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न हुई थी। अब देखते हैं जहांगीर के राज्यारोहण के बारे में। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से विभूषित हुए थे और गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। वे कौन थे? तो आओ देखते हैं। पहला था छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति और दूसरा था सड़क पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम। तीसरा है दूसरों के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग का निषेध। इसमें क्या होता था, जैसे पहले कोई चोरी कर लेता था तो उसके अंग भंग कर दिया जाता था या हाथ काट दिया जाता था, तो उस पर इसने रोक लगा दिया। और चौथा है मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक। जबकि जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा शराबी था फिर भी इसने मादक पदार्थों पर रोक लगा दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी पहली जो बेगम थी मानबाई, इसके शराब की लत के कारण ही उसने आत्महत्या की थी। पांचवा है अस्पतालों का निर्माण एवं हकीमों की नियुक्ति। और छठवां है मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम। सातवां है बृहस्पतिवार एवं रविवार के दिन पशु वध पर रोक, क्योंकि बृहस्पतिवार को इसका राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्मदिन था। रविवार के दिन का विशेष सम्मान। और 9वां है मनसब एवं जागीरों की पुष्टि। 10वां है मदद ए मास की पुष्टि। और 11 है
10वीं का निषेध अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक। और 12 है कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई। अब देखते हैं कि न्याय की जंजीर किसने और क्यों लगवाई थी। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के किले व यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। जहांगीर इस न्याय की जंजीर को जंजीर अदली कहता था। इस जंजीर में 60 घंटियाँ थीं तथा 12 आदेश जारी किए गए जो उसके तुजुके जहांगीरी में उल्लेखित हैं। पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। अब उसके जीवन में खुसरो का विद्रोह होता है जो उसका बड़ा पुत्र था। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के कुछ महीनों बाद ही अप्रैल 1606 में उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर उसे नज़रबंद कर देता है, परंतु वह फिर भी भाग निकलता है। खुसरो भागकर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है और जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाने लगता है। जहांगीर की सेना उसका पीछा करती है और भैरावल के मैदान में खुसरो और जहांगीर का संघर्ष होता है। इसमें खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो को लाकर नज़रबंद करके कैद में रख दिया जाता है। खुसरो यह विद्रोह क्यों करता है? वह यह विद्रोह शासन के लिए करता है क्योंकि जहांगीर खुद काफ़ी दिनों बाद शासन पर बैठा था, तो अब खुसरो नहीं चाहता था कि मैं भी काफ़ी दिनों के बाद शासक बनूं, तो वह इसलिए जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद दिया था। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से कहा कि या तो आप जुर्माने का भुगतान करिए, नहीं तो आपको सज़ा दी जाएगी। जुर्माने की रकम भरने से गुरु अर्जुन देव इनकार कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किसने दी थी? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। इसे आप याद रखिएगा। 1 वर्ष के बाद फिर खुसरो उस कैद से निकल जाता है और फिर से वह 1607 में जहांगीर की हत्या की रणनीति बनाता है। इस बात से जहांगीर काफ़ी दुखी होता है और वह इस बार कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आंखें निकलवा लेता है और इस प्रकार उसे अंधा करके कैद में डाल दिया जाता है और वह कैद में ही लंबे समय तक रहता है। अब इसके बाद मेवाड़ से युद्ध होता है। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी यह मेवाड़ को जीत कर अधीन नहीं कर सका, लेकिन जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। 1608 ईस्वी में जहांगीर के अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। परवेज की सहायता के लिए महावत खां को भेजा गया। अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की। अब परवेज को वापस बुला लिया जाता है क्योंकि अमर सिंह से परवेज पराजित हो जाता है। बाद में 1614 में एक समय ऐसा आता है कि जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को ही मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। खुर्रम ने वहां जाकर बहुत कत्लेआम मचाया, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। परिणाम स्वरूप अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और अब उन्हें संधि कर लेनी चाहिए। अंततः अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जानते हैं, यह भी संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1615 में संधि हो गई और इस संधि की शर्तें क्या थी? राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता तो स्वीकार कर ली। सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया जो अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य में था। और तीसरा था चित्तौड़ की मरम्मत करना व निषेध कर दिया गया। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह भी एक शर्त रखी गई। और एक शर्त, अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसा कि अकबर के शासनकाल में हमने पढ़ा था कि अकबर जिस भी राजपूत राजाओं को पराजित करता था वह उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाता था। तो राणा प्रताप ने खुर्रम से यह शर्त रखी कि उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद दक्षिण विजय होता है। अहमदनगर जो दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहाँ का वजीर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था, जिसका नाम मलिक अंबर था। मलिक अंबर के खिलाफ काफ़ी शुरुआती अभियान मुगलों के द्वारा चलाए गए, परंतु मलिक अंबर ने हार नहीं मानी, बल्कि कई अवसर ऐसे आए जब उसने मुगलों को पराजित कर दिया। लेकिन बाद में अहमदनगर में खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है।
इस प्रकार खुर्रम एक अच्छे शासक के रूप में उभर कर आता है। इस बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अब देख लेते हैं नूरजहां के बारे में, जिसका प्रभाव सलीम के शासनकाल पर बहुत ही रहा है। नूरजहां का जन्म 1577 ईस्वी में हुआ। इसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था। इसके पिता मिर्जा गियास बेग तथा माता का नाम असमत बेगम था। इसकी मां असमत बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। मेहरुन्निसा पहले से ही विवाहित थी और एक विधवा थी। जब उसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ, उसका पहला विवाह 1594 में अली कुली बेग से हुआ था, जो मुगलों के अधीन ही था, और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी थी। इस क्रम में खुश होकर जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। जैसे हम शेर शाह के शासनकाल के बारे में पढ़े थे, तो शेर शाह ने एक शेर की हत्या कर दी थी तो उसे शेर शाह की उपाधि दी गई थी। तो उसी प्रकार जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। और जहांगीर को उस समय तक पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी का नाम मेहरुन्निसा है और वह काफ़ी सुंदर भी है। वह एक बार नवरोज के त्यौहार के क्रम में विधवा मेहरुन्निसा को देखता है। उसे देखकर वह उस पर आसक्त हो जाता है और विवाह की इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार विधवा मेहरुन्निसा को 1611 ईस्वी में जहांगीर के साथ विवाह हो जाता है। जब विवाह हुआ तब जहांगीर ने उसे पहले नूर महल की उपाधि दी, अर्थात महल की रोशनी। नूर महल का अर्थ होता है महल की रोशनी, और फिर बाद में नाम दिया गया नूरजहां, अर्थात पूरे जहां की रोशनी। विवाह के पश्चात जितने भी नूरजहां से संबंधित लोग थे, उनको दरबार में उच्च पद मिलने शुरू हो जाते हैं। इसने आगे चलकर जहांगीर के शासन कार्यों पर भी अपना कब्जा कर लिया था। जहांगीर इसके प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि अंत में उसने कहा, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। तो उसने यह कहा था। नूरजहां का भाई आसफ खां अपनी बेटी का विवाह खुर्रम से करवा देता है। नूरजहां का भाई आसफ खां यह चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम शासक बने, और वास्तव में खुसरो के बाद वही सबसे योग्य था, इसलिए वह शासक बनने की श्रेणी में भी था। लेकिन बाद में चलकर आसफ खां और नूरजहां के बीच विवाद शुरू हो जाता है। आसफ खां और नूरजहां के बीच विवाद इसलिए शुरू होता है क्योंकि नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवा दिया, और शहरयार से जैसे ही उसकी पुत्री का विवाह होता है, तब नूरजहां चाहती है कि शहरयार शासक बने, और आसफ खां अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां के साथ कर देता है। तो वह चाहता है कि शाहजहां शासक बने। इस वजह से आसफ खां और नूरजहां के बीच विवाद शुरू होता है। इसके बाद आसफ खां के कहने पर ही शाहजहां विद्रोह करता है 1623 ईस्वी में। सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया। बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 ईस्वी में विद्रोह किया और शासक बनने की इच्छा जाहिर की। यह विद्रोह भी आसफ खां के भड़काने पर हुआ था। हमने अभी आपको बताया। खुर्रम के विद्रोह को महावत खां, जो कि एक सेनापति था, उसने दबा दिया। अब इसके बाद महावत खां का विद्रोह, यह 1626 ईस्वी में विद्रोह करता है। सेनापति महावत खां की भी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो देखता है कि नूरजहां के गुट का प्रभाव राजा पे ज़्यादा है। इसलिए उसने 1626 में विद्रोह किया, लेकिन इसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। बाद में जहांगीर की 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और शाहजहां को शासक बना दिया जाता है। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा, जो लाहौर में है, रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। अब जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें अनारकली के बारे में भी जान लेना चाहिए। जहांगीर से एक घटना जुड़ी है जो अनारकली से प्रेम की घटना है। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी। सलीम का झुकाव अनारकली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वह अपने दिन का अधिकांश भाग अनारकली के साथ बिताना पसंद करता था, और इस बात से अकबर चिढ़ता था क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। परिणाम स्वरूप अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और उसे अफ़गानिस्तान के क्षेत्र की तरफ भारत की सीमा से बाहर भेज दिया था, और इस तरह से सलीम और अनारकली अलग हो जाते हैं। बाद में जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है, तब सलीम उसके मकबरे का निर्माण 1615 ईस्वी में लाहौर में करवाता है, और इस मकबरे में उसने लिखवाया है कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती
अनारकली को देखने की तो मैं क़यामत के दिनों तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। तो जहांगीर ने अनारकली के मकबरे में यह लेख लिखवाया था। अब देखते हैं जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। जहांगीर के समय में महत्वपूर्ण चित्रकार थे मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग, जिनको जहांगीर ने इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी, उनकी मृत्यु के बाद नूरजहां ने आगरा में एक मकबरे का निर्माण करवाया जिसे इत्माद उद दौला का मकबरा कहा जाता है। यह मकबरा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और यह भारत में बनने वाला पहला पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। बाद में चलकर शाहजहां ने पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा, जिसे ताजमहल कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। जहांगीर ने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी की शुरुआत की थी, लेकिन इसका पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो मौतबिंद खां को जाता है। अब यहीं से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद धारण की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिख गुरु अर्जुन देव को, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में दौरा किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया और उसे अंधा कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खुसरो, जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाहौर में। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के बाद दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण विजय के बाद जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो, जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भैरावल का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु थे। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर का प्रथम विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1585 ईस्वी में मानबाई के साथ, जिसने जहांगीर के शराब की लत के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।